हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, नंबर 9 की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। आकाशदीप, जो कि किसकी है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कहानी संग्रह है इनका 1929 ईस्वी में। ठीक है, आकाशदीप, बैरागी, ममता, बंजारा, स्वर्ग के खंडहर में, इनकी क्या है, ये कहानियां हैं। चूड़ी वाला, सुनहला सांप और अपराधी, ये इनकी क्या है, कहानियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अपराधी के बाद यहाँ पर देख लेते हैं हिमालय का पथिक, प्रणय चिन्ह और प्रतिध्वनि, रूप की छाया, भिखारिणी, ज्योतिषमती, कला, रुमला, देवदासी, विषाती, समुद्र संस्करण, ये इनकी क्या है, कहानियां हैं। किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग आकाशदीप का क्या कथा सार। ठीक है, कथा सार देख लेते हैं आकाशदीप का। तो यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घटित करती हुई ये कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से क्या करती है, एक सेकंड, बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। ये पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसके पात्र देख लेते हैं। इसके पात्र, तो यहाँ पर देखिए प्रमुख पात्र बुद्धगुप्त, ताम्रलिपि का क्षत्रिय है। ठीक है, पोताच्छाद मणिभद्र की हत्या कर स्वयं वह चंपा को मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका, बलि जावा सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक चंपा जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की छत्री बालिका, पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी रहता है और बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मणिभद्र के घड़ित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व उसे प्रकट हो जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं गौड़ पात्र। ठीक है, क्या देख लेते हैं, गौड़ पात्र। तो मणिभद्र बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक। जया चंपा की सेविका है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। विशेष में देख लेते हैं, विशेष में क्या है इसके। ठीक है, विशेष में क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। नेक्स्ट पॉइंट, चरित्र प्रधान है ये और सांप्रदायिक जीवन में है, प्रच्छन्न प्रेम भी है इसमें। ठीक है, प्रमुख उदाहरण देखते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए, क्या स्त्री होना कोई पाप है, चंपा कहती है। दुरांत 10 ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक, क्या देखा, अलौकिक प्रेम, अलौकिक। एक तरुण बालिका एक विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं, हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो क्या नहीं कर सकता है, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उनकी परीक्षा लेकर देखो। कहो चंपा, वह कृपालु से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों में अतल जल में विसर्जन कर दे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट में बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, किससे? बुद्धगुप्त चंपा से कह रहा है। किससे? बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, मुझे स्मरण है, मतलब स्मरण मतलब कि याद है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागी रथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती थी। कौन कहता है? चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। ठीक है, चंपा कहती है बुद्धगुप्त से कहती है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, एक सेकंड। तो नेक्स्ट पॉइंट में, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे हैं, जलास्यु है, कह रही कि जल दास्यु है और तुम्हें प्यार करती हूँ। कौन कहती है? चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर, इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूंजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा है, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर भी चंपा और बुद्धगुप्त से बातें हो रही हैं। आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा मतलब कि अचानक तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित होगा, मतलब कि खत्म हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। कौन कहता है? बुद्धगुप्त कहता है। किससे? चंपा से कहता है। यहाँ पर बुद्धगुप्त और चंपा से फिर से संवाद होता है और यहाँ पर बुद्धगुप्त क्या कहता है चंपा से? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाश में दीप जलता है। ठीक है, कौन कहती है? चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। यहाँ पर चंपा और बुद्धगुप्त से फिर से संवाद होता है, यहाँ पर देख लेते। हाँ, तो यहाँ पर चंपा और जो बुद्धगुप्त से जो बातें हुई हैं, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको जरूर याद रखना है कि कौन किससे ये बातें हुई हैं, क्योंकि इस खंड से, ठीक है, इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे 2023 में? 14 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस यूनिट से खाली। तो ये मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और नोट्स भी बनाइए। इसके बाद मैं प्रैक्टिस इसकी जरूर करा दूंगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी जैसे ही मेरे यूनिट कंटेंट खत्म होंगे। अब हम आज की नेक्स्ट कहानी देखेंगे, अपना अपना भाग्य, जो किसकी है? जैनेंद्र कुमार की। तो नेक्स्ट कहानी हमारी क्या है? अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार की ये कहानी है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश में है। ठीक है, प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 में हुआ इसका, और संग्रह वात्यायन में कब हुआ? तो वात्यायन में हुआ 1931 में। फोटोग्राफी नेक्स्ट देखेंगे। फोटोग्राफी, ब्याह, खेल, निर्मन, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, ये इनकी क्या है? कहानियां हैं। किसकी? जैनेंद्र कुमार की। चलित चित्र, दिल्ली में, तमाशा, अंधे का भेद, भाभी, अतिथि, ये किसकी? जैनेंद्र की कहानी है। यहाँ पर कथासार देखते हैं।
किसका? भाग्य अपना अपना का। ठीक है, भाग्य अपना अपना का कथा सार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं इसकी क्षुद्रता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीन को दिखाती है। इस कहानी में व्यस्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करने वाली ये कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश भी इसमें वर्णित है। ठीक है, यहाँ पर विशेष में देख लेते हैं। तो विशेष में है कि संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है ये कहानी। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुष की से की गई है। इस कहानी में अंग्रेजों की चटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है ये कहानी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विशेष में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके। तो यहाँ पर देखिए, कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण भी हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं उल्लिखित स्थान, इस कहानी में स्थान कौन कौन से उल्लिखित हुए हैं। ठीक है, तो नैनीताल जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। ठीक है, नैनीताल जगह है जो जहाँ की घटना क्या है इस कहानी में वर्णित है। होटल डी पाप जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं इनके कहानी के पात्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुख्य पात्र में पहाड़ी लड़का 10 वर्ष का होता है। ठीक है, लेखक कथावाचक रहते हैं और लेखक के मित्र रहते हैं। ठीक है, लेखक के मित्र रहते हैं यानी कि जैनेन्द्र के मित्र रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं गौड़ पात्र। गौड़ पात्र में 2 वकील मित्र, इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। प्रमुख उद्धरण में देखते हैं किससे क्या बातें हुई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पर्च में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल था, और नैनीताल भी था। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों में से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तात्परता से, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बड़ी तात्परता से दुम हिलाना सीख गए। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन सम्मता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कसरत के नाम पर घोड़े पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार कर सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दमन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों से सिमट कर लोक लाज, स्त्री तत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आंख गाड़े कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन
को खुरचन खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी द पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिव को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे ही अक्कड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अक्कड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजों की चतुरता पर व्यंग। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या व्यंग किया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों की चतुकारिता करने वालों पर व्यंग। एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्वेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य, यहाँ पर पहाड़ों के सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पर देखते हैं पहाड़ों के सौंदर्य का क्या वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। तो ये पहाड़ों का क्या था, सौंदर्य था। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने तक का तालाब और न बाकी की दुनिया। बस वह अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे भाई बहन, सो भाग आया, वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोटी थी, सो भाग आया। यही कहता हुआ वह लड़का कहता है, यहाँ पर देखेंगे अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। वकील लेखक से पहाड़ियों के प्रति अविश्वास जताता हुआ कहता है, यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो, और उसने कहा कि 10 का नोट ही दे दो। सपक कर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। निष्ठुरता कहो या बेइहा कहो। मोटर में सवार होते ही कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों का कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। बस बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तो यही है, अब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो ये थी कहानी का कुछ महत्वपूर्ण सार था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।